Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the 10th class Web and Mobile Hybrid Application Development course. तो जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट संडे जो भी हमारा गुजरा इसमें सर मोहम्मद अली मुगल आए थे और लाइव आए थे, तो जिसकी वजह से हमारी क्लास इतनी ज़्यादा प्रॉपर हुई नहीं थी और सर आरिफ को मैं देने भी नहीं दे रहा था। बीच बीच में तंग कर रहा था कि नहीं सर वो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप मोहम्मद अली मुगल की बात अगर ज़्यादा ध्यान से ज़्यादा सही तरीके से सुन पाओ तो फ्रेश माइंड के साथ तो वो ज़्यादा बेहतर था। बस ये वजह थी जो हम क्लास प्रॉपर नहीं दे पाए थे। अब जो क्लास हमारी रह गई थी उस क्लास को आज कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 14 आई थिंक सर आरिफ ने कवर करवा दिया था कंप्लीट। अब हम लोग चैप्टर नंबर 15 कवर करने जाएंगे, तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15, अरे डायरेक्ट ही खुल गया। अच्छा, लेआउट, ठीक है। कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि हम एलिमेंट्स की पोजीशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। क्रिएटिंग साइट लेआउट्स, डिज़ाइन फॉर डिफरेंट साइज स्क्रीन्स, मतलब मल्टीपल साइज के स्क्रीन जैसे हमारे पास होती हैं। आईफोन की स्क्रीन अलग होती है, मोबाइलों में भी इतनी स्क्रीन आ गई है, इतने बड़े बड़े मोबाइल और सबके साइजेस अलग हैं, तो उस हिसाब से किस तरीके से देख सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है थोड़ा बहुत इंग्लिश में, तो आप पढ़ लीजिएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप कैसे ब्लॉक्स वगैरह बना सकते हो, और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। H1 में इसमें एग्जांपल दी हुई है, P की एग्जांपल दी हुई है, UL LI में थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को नज़र आए। UL LI ये सारे हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हो गए। इनलाइन एलिमेंट्स में भी इसकी कुछ एग्जांपल दी हुई, जैसे कि इमेज हमारे पास इनलाइन एलिमेंट होता है, हमारे पास बोल्ड इटैलिक ये सारी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। कंटेनिंग एलिमेंट किस तरीके से हम, जैसे कि हमारे पास इमेज है, पैराग्राफ है, हेडिंग्स हैं, उन सबको हम एक साथ कैसे कनेक्ट करके कहीं पे भी उसकी पोजीशन को मूव कर सकते हैं। जैसे कि डिव हम अगर बनाते हैं तो डिव के अंदर हम इमेज डाल दें, उसके अंदर हम पैराग्राफ डाल दें, उसके अंदर हम H1 H2 कोई भी हेडिंग वगैरह डाल दें, और उसके बाद जब हम उसकी पोजीशन, डिव की पोजीशन को आगे पीछे करेंगे तो क्या होता है कि हमारे सारे एलिमेंट्स की पोजीशन उसके साथ ग्रुप हुई हुई होती है, तो वो सारी पोजीशन आगे पीछे मूव कर सकते हैं डिव की मदद से। यहाँ पे है कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यही सारी चीज़ें बताई हुई है इसके अंदर। नॉर्मल फ्लो, रिलेटिव पोजीशन अभी हम लोग थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट पोजीशन ये भी अभी हम कवर करते हैं। नॉर्मल फ्लो, पोजीशन स्टैटिक, तो पोजीशन स्टैटिक जो होती है हमारे पास नॉर्मल, अगर मैं H1 या पैराग्राफ लिखता हूँ, बनाता हूँ कुछ भी लॉरेम एग्जाम्पल पैराग्राफ, तो वो जो हमारे पास पोजीशन आ रही होती है वो स्टैटिक पोजीशन होती है। तो स्टैटिक पोजीशन की एग्जाम्पल दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो कि नॉर्मल वही पोजीशन आप लोगों के पास आ रही है जो हमारे पास नॉर्मली यूज़ हो रही होती है। मतलब स्टैटिक पोजीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, स्टैटिक पोजीशन आपके पास स्टैंडर्ड खुद से आ रही होती है। रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन क्या काम कर रही होती है, कैसे वर्क करेगी, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक छोटे इसको समझने के लिए थोड़ा सा खेलना पड़ेगा आप लोगों को। अब खेलना कैसे पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव के जरिए किस तरीके से, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी सी देर में देख लेते हैं। एक काम करते हैं, ग्राफ का गेम बना देते हैं, ग्राफ गेम, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव दोनों ही पढ़ा दूंगा। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर। आप Ctrl+Shift+N से भी फोल्डर बना सकते हो। 10th क्लास है हमारी, ओपन विथ कोड। index.html, चलो भाई ठीक है। सबसे पहले style.css का लिंक लगा देते हैं, फाइल जनरेट कर देते हैं। क्या हो गया, style.link style.css, क्रिएट फाइल। index.html के ऊपर सबसे पहले मैंने एक डिव बनाया और मैं 2 डिव एक साथ बना रहा हूं। सही है, मैंने सिंपल
एक div को क्लास दे दी ब्लैक और सेकंड div को मैंने क्लास दे दी वाइट। कंट्रोल एस। स्टाइल डॉट सी एस एस के ऊपर जाके सबसे पहले मैंने टारगेट किया ब्लैक को, डॉट ब्लैक कर्ली ब्रैकेट्स ऑन। इसको मैं सबसे पहले विड्थ दे देता हूं 100 px की या आई थिंक 200 px की। इसको हाइट दे देते हैं 200 px की ताकि हमारे पास कंप्लीट एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ मिल जाए। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक। सेम यही सारी चीजें मैंने कॉपी करी, नीचे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ब्लैक की जगह पे मैंने यहाँ वाइट कर दिया। अब जो हमारे क्रोम ब्राउजर का स्टैंडर्ड बैकग्राउंड कलर जो होता है वो वाइट ही होता है, तो एक काम हमें करना पड़ेगा कि हम बॉडी का जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं। बॉडी को मैंने कलर दे दिया बैकग्राउंड कलर ग्रे। कंट्रोल एस। हमारे पास रिजल्ट देख लेते हैं किस तरीके का आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके का आ रहा है। मेरे पास दो बॉक्सेस बन के आ गए। अब इन बॉक्सेस को मुझे इनलाइन करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। तो ग्राफ मैं खेलता नहीं हूं वैसे, ना मैंने कभी खेला, बस आज एग्जाम्पल देने के लिए बना रहा हूं। आई होप सही बन जाए। तो डिस्प्ले इनलाइन कराना पड़ेगा हमें सबसे पहले। ठीक है, मैंने इसको भी डिस्प्ले इनलाइन दे दिया और इसको भी डिस्प्ले इनलाइन दे दिया। कंट्रोल एस। अब जाके चेक कर लेते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, और आई थिंक रिजल्ट ये होगा कि सब कुछ गायब हो जाएगा, ऐसा ही है। तो अब इसके लिए क्या करना है, देखें आप लोगों को पहले भी बताया था, जब भी हम डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो विड्थ और हाइट होती है वो उसको काउंट नहीं करता डिस्प्ले इनलाइन। अगर हमें ये काउंट कराना हो तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना जरूरी होता है। ठीक है, मैंने डिस्प्ले इनलाइन के आगे माइनस प्रेस किया और ब्लॉक करा दिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। कंट्रोल एस। अब जाके चेक करते हैं हमारा डिस्प्ले इनलाइन हो गया होगा। ठीक है, तो अब एक काम ये करते हैं कि मैं डिव अपने और बढ़ा देता हूं। मैंने यहां से इन दोनों को कॉपी किया, कंट्रोल सी से नीचे आके इनको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस। अब हमारे पास डिव देखते हैं कितने हो गए, टोटल 4 हो गए होंगे। 4 और कर लेते हैं। मैंने एक और दफा कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल एस। आई थिंक इतने बहुत है। अब इसके ऊपर जो चलाने वाला होता है वो गोटी होती, क्या कहते हैं सर आरिफ, उसको क्या बताया था? ग्राफ के ऊपर जो गोटी चलती है इसको क्या कहते हैं? ड्राफ्ट गेम चेस इमेज पीएनजी। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस कर रहा हूँ सबसे पहले। अब अपनी HTML के ऊपर जाके सबसे पहले मैं एक इमेज का टैग बना रहा हूँ और इसके SRC के अंदर मैंने इसके लिंक को पेस्ट कर दिया। क्या वो कॉपी नहीं हुआ था? राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, सही है। इसको मैं हाइट विड्थ दे देता हूँ सबसे पहले। विड्थ दे देते हैं इसको 100 px की। चेक कर लेते हैं किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 100 px बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और ये PNG फाइल नहीं है, इसके लिए इसका हल्का सा जो है बैकग्राउंड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो इग्नोर करिएगा उस चीज़ को। 200 px कहीं ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ज़्यादा हो गई, 150 कर देते हैं इसको।
ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन रिलेटिव। सही है, बुक के अंदर एक दफा और देख लेते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले मैं CSS के ऊपर गया और यहाँ पे आके मैंने अपनी सबसे पहले इमेज को टारगेट किया, IMG कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैंने इसको दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट कहाँ गई? पोजीशन एब्सोल्यूट, कंट्रोल S। अब जाके रिजल्ट चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो रिजल्ट हमारे पास जो आएगा कि ये हमारी टॉप के ऊपर लग गई है। ठीक है, जो हमारी इमेज थी। अब यहां से मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको दे देता हूं टॉप 30px, बॉटम लेफ्ट। px। रिजल्ट देख लेते हैं हमारे पास किस तरीके का शो हो रहा है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि इमेज मेरी जो है वो ब्लैक वाले के ऊपर आ गई है। सही है, मैं अगर इसका लेफ्ट थोड़ा सा और बढ़ा दूं, यहां से 10 की जगह मैं इसको कर देता हूं 20px, तो मेरी इमेज थोड़ी सी सेंटर में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मेरे ब्लैक बॉक्स के सेंटर में आ गई है। अब इसी तरीके से अगर मुझे इसको व्हाइट बॉक्स के ऊपर लाना हो तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं इसकी प्रॉपर्टी यहां से और ज्यादा बढ़ा दूंगा। मैं इसको कर देता हूं 80, कंट्रोल S। लेफ्ट साइड से मैंने इसको 80 कर दिया। अब अगर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरी लेफ्ट से और आगे आना शुरू हो जाएगी। 80 कम पड़ रहा है, इसको मुझे 150 करना पड़ेगा। आई थिंक 150, कंट्रोल S, रिफ्रेश, और ज्यादा 250 करना पड़ेगा। कंट्रोल S, रिफ्रेश। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास व्हाइट के ऊपर आ गई। अब इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूं इसको राइट वाले व्हाइट के ऊपर लाना, तो उस ये भी मैं कर सकता हूं सिंपल। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लेफ्ट से राइट दे देता हूं। कंट्रोल S, रिफ्रेश। ये हमारे पास राइट पे आ गई है और राइट से इसको और बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इसको मैं दे देता हूं 600। कंट्रोल S, रिफ्रेश। रिफ्रेश, तो ये हमारे पास इस तरीके से व्हाइट पे आ गई। तो ये थोड़ा सा खेल के देखिएगा आप लोग, जब आप इससे खेलोगे तो आपको पोजीशंस की अलाइनमेंट्स करना आसानी से आ जाएंगी, जैसे कि मुझे भी आज कुछ आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट हमने यूज किया था, हमारे पास पोजीशन होती है पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव के अंदर फर्क क्या है? सबसे पहले मेरा कैमरा अटक रहा है काफी, तो मैं एक काम करता हूं, कैमरा अपना बंद कर देता हूं। इससे पहले आप लोग देख के हंसो। सही है, तो पोजीशन रिलेटिव हमारे पास क्या काम कर रही होती है? पोजीशन रिलेटिव अगर देखें, मैं सबसे पहले ये सारी पोजीशन हटा देता हूं। मैंने अब पोजीशन रिलेटिव लगाई, बल्कि मैं पोजीशन हटा के पहले आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखा दूं। जैसे इमेज हमारे पास पहले आई थी उसी तरीके से इमेज हमारे पास अब दोबारा से शो हो रही है। अब मैं पोजीशन रिलेटिव इसके अंदर लगा रहा हूं। अब मैंने इसको टॉप दे दिया यहां से 10px और लेफ्ट दे दिया इसको 10px, 30px, कंट्रोल S। ये आपकी जो है ना, यहीं से सारी चीजें काउंट कर रही होगी। ठीक है, जैसे कि अभी मेरी इमेज जहां थी, इसने यहीं से टॉप काउंट किया और यहीं से लेफ्ट काउंट किया, मतलब कि हमारी इमेज के बराबर से इसने लेफ्ट काउंट किया। आपका जो रिलेटिव, मैं आपको बुक से समझाता हूं, जो हमारे पास एब्सोल्यूट था ना, एब्सोल्यूट, ये हमारे पास पूरी बॉडी कवर कर रहा होता है। मतलब बॉडी का टॉप देख रहा होता है, बॉडी का बॉटम देख रहा होता है, बॉडी का लेफ्ट, बॉडी का राइट। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आपकी स्क्रीन देख रहा होता है पूरी। सही है, आपकी स्क्रीन से टॉप, आपकी स्क्रीन से लेफ्ट, आपकी स्क्रीन से लेफ्ट, आपकी स्क्रीन से राइट। लेकिन पोजीशन रिलेटिव जो हमारे पास होती है, वो आसपास के रिलेटिव का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, अपने अड़ोसी पड़ोसी का, उसके साथ वो टॉप या लेफ्ट देख रही होती है। अब जैसे कि मैं यहां से अगर लेफ्ट इसका बढ़ा देता हूं, मैं इसको कर देता हूं 300, कंट्रोल S, तो ये 300 जो हमारे पास काउंट करेगी, वो काउंट करेगी हमारे व्हाइट बॉक्स के बराबर से। सही है,
अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इसको समझाने के लिए आप लोगों को पोजीशन एब्सोल्यूट लगा देता हूं तो आप लोगों को फर्क नजर आ जाएगा। ये बॉडी से काउंट कर रही है, हमारी इमेज कहाँ है कहाँ रहती है इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बस इतना सा फर्क है पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर। अब बुक की तरफ चलते हैं, आगे की चीजें कवर करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी ये चीज। पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड हमारे पास क्या काम कर रही होती है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बहुत सारी जगहों पे मेरी वेबसाइट के अंदर भी पोजीशन फिक्स थी, जो ईएलआई की मैंने बनाई थी। उसके अंदर जो मेरी नैप बार थी, जैसे कि बुक के अंदर आप लोग देख रहे होगे मेरा माउस का कर्सर यहाँ पे जो 514 पेजेस आ रहे हैं और माइनस प्लस जूमिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अपना स्क्रॉल बार नीचे ऊपर करता जा रहा हूँ। ये चीज मेरे पास फिक्स्ड है, क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। इसी तरीके से हम लोग काफी जगह पे जब हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं उसमें स्क्रॉल बार होता है और हमें डायरेक्ट टॉप के ऊपर जाना हो तो हम उसकी पोजीशन फिक्स कर देते हैं। जो भी हमारी इमेज का आइकन होता है हम उस इमेज के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं और हम टॉप के ऊपर चले जाते हैं। तो वो पोजीशन किस तरीके से लगा सकते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं सिंपल कोई एक बटन उठा लेता हूँ इधर जाके, स्क्रॉल बटन पीएनजी, यहां से कोई भी आप एक बटन उठा लो सिंपल, राइट क्लिक कॉपी इमेज। मैं इन सारी चीज़ों को कमेंट कर रहा हूँ अपनी तक मैंने जितनी भी CSS अप्लाई करी है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, और अपने इस सारे काम को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने पैराग्राफ यहाँ पे बढ़ा दिए ताकि हमारी जो स्क्रीन हो वहाँ पे वो स्क्रॉल बार के साथ चले, मतलब यहाँ पे मेरे पास स्क्रॉल बार लगा हुआ आ जाए। अब पैराग्राफ मुझे और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे इसके। मैं इनकी कॉपी ले रहा हूँ, नसरीन परेशान नहीं होना खासतौर से आप। ठीक है, तो मैं स्क्रीन भी थोड़ी सी जूम कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्क्रॉल बार आता रहे। कंट्रोल प्लस से मैंने स्क्रीन जूम करी है। अब मेरे पास बहुत सारे पैराग्राफ्स आ गए जिसके अंदर मेरे साइट पे आप लोगों को स्क्रॉल बार नजर आ रहा होगा। अब इसके अंदर मैं एक इमेज लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने IMG लिखा और IMG के अंदर मैंने वो एड्रेस पेस्ट कर दिया। दोबारा से एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा, राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल V। इसकी मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 30px, कंट्रोल S, रिफ्रेश। यहाँ CSS पे मैंने कंट्रोल S नहीं किया था, अब जाके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी राइट साइड पे एक छोटी सी। मैं थोड़ा सा और जूम करके अगर आप लोगों को दिखाऊं तो अभी ये मेरे पास जो इमेज है ये इमेज मेरे पास फिक्स नहीं है, मतलब कि एक ही जगह पे आ रही है। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मैं नीचे जा रहा हूँ इसके। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसकी पोजीशन को फिक्स कर देता हूँ CSS के ऊपर आके। मैंने सबसे पहले IMG को टारगेट किया और यहां पे मैंने लिख दिया पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स लिखने से हमारा काम बिल्कुल प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि मेरी जो इमेज है वो गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको अभी तक, पहली चीज आप ये अपने दिमाग के अंदर बिठा लें कि जब भी हम पोजीशन यूज कर रहे हो तो पोजीशन के अंदर हमें उसकी पोजीशन बताना बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, दोनों में से कुछ एक बताना जरूरी है। मैंने उसको बता दिया बॉटम से ये ले ले 30 पिक्सल्स बहुत हैं आई थिंक, और लेफ्ट से ले लें ये
50 पिक्सल्स 50 px, रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास अब ये स्क्रॉल डाउन जो है ये फिक्स हो चुका है। वैसे ये राइट साइड के ऊपर आ रहा होता है तो इसको लेफ्ट से राइट के ऊपर ही रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। राइट, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। अब ये मेरे पास राइट साइड के ऊपर आ गया है और ये मेरे पास फिक्स्ड हो चुका है। अब अगर मैं चाहूँ इसके अंदर लिंक लगा के इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँ मैं डायरेक्ट टॉप के ऊपर चले जाऊँ तो ये आप लोग कर सकते हो। इस चीज़ के लिए पोजीशन फिक्स यूज होती है हमारे पास। आई होप कि ये भी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा जल्दी, ठीक है। तो अब हमारे पास आ रहा है जेड इंडेंट, जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स हमारे पास क्या वर्क कर रहा होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि HTML के ऊपर मैं एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ दे देता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ सर आरिफ, और एक और पैराग्राफ मैंने बना लिया। या मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी डिव की कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया कंट्रोल वी, और सर आरिफ की जगह मैंने कर दिया सर आरिफ खान, कंट्रोल एस। अब मैं एक डिव को क्लास दे देता हूं आरिफ1 या जस्ट आरिफ, इसको क्लास दे देता हूं। और दूसरी डिव को मैं क्लास दे रहा हूं आरिफ1, कंट्रोल एस। अब CSS के ऊपर जाके मैं इन दोनों को टारगेट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा .arif.arif कर्ली ब्रैकेट्स, और इसको मैंने सबसे पहले विड्थ दे दी 300 px। आई थिंक मैं इसको भी 100 px ही दे देता हूँ, 100 px की। और मैंने इसको हाइट दे दी कुछ मसला आ रहा है हाइट में, हाइट दोबारा से दे देते हैं, स्पेलिंग गलत थी मेरी। हाइट मैंने दे दी इसको 30 px, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें मैं आरिफ1 के अंदर भी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ और मैंने इसकी क्लास आरिफ1 कर दी, कंट्रोल एस। क्रोम के ऊपर जाके रिजल्ट देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है। सर आरिफ खान दोनों हमारे पास आ गए। एक काम ये कर लेते हैं कि इन दोनों को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाए। अब जैसे कि बात हो रही है सर आरिफ की, तो सर आरिफ का फेवरेट कलर रख लेते हैं हॉट पिंक, और यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ अपनी मर्जी से, इंडिगो, ठीक है, कंट्रोल एस। रिजल्ट देख लेते हैं किस तरीके का आ रहा है हमारे पास, सही है। जेड इंडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको दे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, और इसको टॉप से मैं दे देता हूँ 70 px, कंट्रोल एस। रिफ्रेश करके देखते हैं। एक काम ये करते हैं, पोजीशन रिलेटिव नहीं, पोजीशन इसको दे देते हैं एब्सोल्यूट, कंट्रोल एस, ताकि हमारी पूरी बॉडी से ये काउंट करे। इसकी पोजीशन को और सेट करना पड़ेगा, 70 नहीं, इसको मैं अगर 40 दूं, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ठीक है। और कम करनी पड़ेगी इसकी पोजीशन, मैं इसको कर देता हूँ 20, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ठीक है। तो अब देखें सर आरिफ जो ये वाला है ये इसके ऊपर आ रहा है। मैं दोनों की विड्थ थोड़ी थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ 50 px, और हाइट दोनों की ज़्यादा कर रहा हूँ 50 px, ठीक है। रिफ्रेश, तो इन दोनों की हाइट थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हो गई। एक काम ये और मैं कर लेता हूँ कि इसकी पोजीशन थोड़ी सी और सेट कर देता हूँ, मैं इसको 18 px से दे देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा सेट हो गया है। अब जेड इंडेंट हमारे पास क्या काम कर रहा है, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको दे रहा हूँ जेड इंडेंट। जेड इंडेंट हमारे पास दो वैल्यूज होती है जेड इंडेंट की, एक 1 और एक -1। मैं इसको दे रहा हूँ -1, कंट्रोल एस। अब वहां पे आके जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखें जो पीछे वाला सर आरिफ थे वो टॉप के ऊपर आ गए, और जो ऊपर वाला था सर आरिफ खान वो पीछे की तरफ चला गया। अगर मैं इसको सिर्फ 1 दे दूं और कंट्रोल एस करके अब रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखाता हूं तो वही वाला काम हो जाएगा जो मैंने बगैर जेड इंडेंट के किया हुआ था, वो ऊपर हो गया। मतलब ये
इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। कभी कभार जब अगर आप इस तरीके से पोजीशन से खेल रहे हो तो आपको शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए जेड इंटेंट की। एक चीज़ थी तो मैंने समझा दी, बाकी इसका इतना ज़्यादा वर्क नहीं होता। जेड इंटेंट का काम बस इतना ही है, 1 और -1। माइनस अगर हम प्रेस करेंगे, दोबारा रिफ्रेश करके मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ, तो पीछे वाला जो हमारा डेव होगा वो टॉप के ऊपर आ जाएगा और वो बैक चले जाएगा। मतलब कि अगर कॉरिडोर की बात करें तो राइट क्लिक करके ऑर्डर टू सेंड टू बैक, सही है, वही वाला काम कर रहा होता है जेड इंटेंट। आगे बढ़ते हैं बुक की तरफ, और क्या क्या आ रहा है बुक में। फ्लॉट, ठीक है, फ्लॉट भी आपकी पोजीशन को ही सेट कर रहा होता है। किस तरीके से सेट कर रहा होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं एक काम ये करता हूँ कि इसी पे आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें से पोजीशन वगैरह सारी चीज़ें ये हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे आके इसको फ्लॉट दिया, फ्लॉट लेफ्ट और यहाँ पे भी मैंने फ्लॉट लेफ्ट दे दिया उसको, ठीक है। मैं इसकी जो पोजीशन है, इसकी विड्थ जो है, इसकी विड्थ में कर देता हूँ 300। कंट्रोल एस, रिफ्रेश विथ, आई थिंक मैंने अच्छा 3000 कर दी, 300, कंट्रोल एस। अब फ्लोट क्या काम करेगा, यहाँ पे आके जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, ये नीचे वाला जो मेरा डिव है सर आरिफ खान, ये चेक करेंगे कि अगर राइट साइड पे जगह बनती है तो ये उठ के ऊपर की तरफ आ जाएंगे। मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप लोगों ने देखा कि सर आरिफ खान जो ब्लू वाले थे वो ऊपर की तरफ आ गए। मैं अगर फ्लॉट हटा देता हूं, मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा दूं कि वर्क क्या कर रहा था। मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो डिव आप लोगों को पता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, आपकी लाइन ब्रेक करके नीचे से स्टार्ट हो रहा होता है। लेकिन फ्लॉट आपके पास ये काम करेगा, फ्लॉट लेफ्ट, फ्लॉट लेफ्ट, कि आपकी अगर राइट साइड पे जगह बन रही होगी तो वो उसके बराबर में जाके लग जाएगा। मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इसी को एक और दफा कॉपी कर लेता हूं, इसी डिव को। कंट्रोल सी, कभी कभार ऐसा भी होता है वर्क ही नहीं हो रहा, मतलब माउस का क्लिक ही नहीं चल रहा, ठीक है। मैं अब जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो देखें एक और सर आरिफ खान यहाँ पे लग गए। अब एक चीज़ और कि आपके पास रिस्पॉन्सिव भी कर रहा होता है वेबसाइट को। जैसे कि अगर मेरी स्क्रीन का साइज़ छोटा होगा, अभी आपको आपके सामने स्क्रीन का साइज़ छोटा हो गया तो ये नीचे की तरफ आ गया। अब जैसे ही मैं इसको बड़ा करता हूँ एक डिव की जगह बनेगी, एक डिव ऊपर आ गया, थोड़ी सी और जगह अगर मैं बनाता हूँ तो दोनों डिव मेरे पास ऊपर आ गए, छोटी होती जाएगी, डिव नीचे जाते जाएंगे, सही है। यहाँ से पूरी रिस्पॉन्सिव हो गई। लेकिन इस चीज़ से आपका काम बिगड़ भी जाता है। बिगड़ किस तरीके से जाता है, मैं अपनी HTML के ऊपर आके यहाँ पे एक काम ये कर रहा हूँ कि मैंने एक पैराग्राफ बनाया और पैराग्राफ में मैंने लॉरेम एग्जाम्पल पैराग्राफ ले लिया है। अब अगर जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें आपके पास पैराग्राफ कितना अजीब सा आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है। अगर मैं इसका साइज छोटा करता हूँ तो अजीब टेढ़ा मेढ़ा सा पैराग्राफ हमारे पास आ रहा है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लॉट के नीचे हमारे पास इसको क्लियर करने का भी ऑप्शन होता है, सही है। क्लियर किस तरीके से करेंगे, हमारे पास क्लियर लेफ्ट, क्लियर राइट, क्लियर बोथ, क्लियर नॉन, ये 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। क्लियर बोथ ही ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है, तो क्लियर बोथ का ही मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा था मेरा पैराग्राफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसके बाद आप जो भी काम करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके बाद अपने डिव के बाद एक पैराग्राफ लगाया हुआ है, यहाँ पे आके मुझे अपने फ्लॉट को स्टॉप करना पड़ेगा लाजमी, वरना वो आगे से मेरी जितनी भी वेबसाइट होगी सारी बिगड़ती रहेगी। तो मैं style.css के ऊपर आके अपने पैराग्राफ को टारगेट करूंगा सबसे पहले, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्लियर बोथ, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा पैराग्राफ बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि मेरी जो फ्लोट है वो उसी साइड पे रहेगी जैसे मैंने रिस्पॉन्सिव करी हुई थी इसको, और मेरा पैराग्राफ अपने हिसाब से चलता रहेगा स्क्रीन के साइज के हिसाब से, मेरे फ्लोट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे बॉक्सेस के ऊपर नहीं आएगा। तो फ्लोट का काम बस इतना ही सही था। आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को, अगर नहीं आया तो आप लोग पूछ लिएगा ग्रुप के ऊपर भी, और क्लासेस में भी आप पूछ सकते हैं। वैसे इतना कोई मुश्किल है नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें थी ये। अच्छा, पेरेंट्स ऑफ फ्लॉट, एलिमेंट्स प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें कुछ एग्जाम्पल इन लोगों ने दी हुई है, जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ग्राफ पे इससे ज़्यादा अच्छी करके दिखा चुका हूँ। आप लोग गेम बना के खेलना ग्राफ का, मज़ा आएगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। आई मीन तो
यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं इन लोगों ने, इन्होंने आपको, आप ये भी अप्लाई करके देख सकते हो। स्क्रीन साइजेस के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे कि आईफोन 4 का स्क्रीन साइज 3.5 इंचेस है, 960 और 640 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है। आईपैड का साइज यहाँ पे साइज 9.7 इंचेस आ रहा है, रेजोल्यूशन इसकी आ रही है 1024 और 768 पिक्सल्स। तो ये सब कुछ पढ़ने का फ़ायदा तो नहीं है, हम तो क्यों मोबाइल यूज़ करते हैं। फिर मैकबुक का बता रहे हैं, मैकबुक का आपका साइज़ आ रहा है 13.3 इंचेस, रेजोल्यूशन इसकी 1280 पिक्सल्स है और 800 पिक्सल्स है। 27 आई मैक के बारे में बता रहा है, तो हम तो डेल लैपटॉप और लेनोवो, डेल, एचपी ये सारे यूज़ कर रहे होते हैं। खैर, रिस्पॉन्सिव करने का तरीका आप लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपकी स्क्रीन का साइज़ क्या होता है, किस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दी जा रही है वही वाली कि फिक्स विद लेआउट्स, फिक्स कैसे कर सकते हैं अपने लेआउट को, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं अभी। लिक्विड लेआउट, फिक्स विद लेआउट और लिक्विड लेआउट, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिक्स विद लेआउट की इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई आप लोगों को। अगर आप लोगों ने आई थिंक देखा हो कि जब OLX नया नया आया था तो वो फिक्स विद वेबसाइट था, मतलब कि वो उसके जो भी इंटरफेस था वो फिक्स था, उसके लेफ्ट साइड पे भी थोड़ा सा मार्जिन था, राइट साइड पे भी थोड़ा सा मार्जिन था, और जो OLX था वो आपके सेंटर में आ रहा होता था। अब जो है वो लिक्विड लेआउट हो गया है, तो अब ज़्यादातर लिक्विड लेआउट ही यूज़ हो रहा होता है, आपके पास रिस्पॉन्सिव होता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, आई थिंक आप लोगों को मेरे समझाने से इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, तो एक काम करते हैं, मैं इसकी एग्जाम्पल कॉपी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। Ctrl+C, मैं अपने HTML के ऊपर जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+V, Ctrl+S, अपनी CSS के ऊपर जाके वो वाली CSS में पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+S, इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। इसका साइज स्क्रीन का थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैं इसको 100% ले आऊँ 150%। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फिक्स विद वेबसाइट का क्या मतलब था कि आपको लेफ्ट साइड पे भी थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा है, राइट साइड पे भी थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा है। इसका साइज़ अगर मैं छोटा करता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा बहुत मार्जिन ले रही है कि अगर स्क्रीन का साइज़ बड़ा हो तो वो जैसे मैं छोटा छोटा करता जा रहा हूँ ये बिल्कुल आपस में करीब होते 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 एक टाइम पे आके ये बिल्कुल रुक जा रही है। तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है, ये लिक्विड वेबसाइट नहीं है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। Ctrl+S, ठीक है। दोबारा बुक की तरफ चलते हैं अपनी। लिक्विड वेबसाइट का इंटरफेस आप लोगों को इस तरीके का दिखेगा और ये रिस्पॉन्सिव भी होगी आप लोगों के पास, सही है। तो रिस्पॉन्सिव करना थोड़ा सा हम देख लेंगे, बुक के अंदर नहीं बताया हुआ है, मैं आपको अलग से क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें समझा दूंगा या सर आरिफ को बोल दूंगा, सर आरिफ आप लोगों को समझा देंगे। बाकी हम जो यूज़ करेंगे वो बूटस्ट्रैप से रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे, प्रॉपर वाला। इससे पहले जो आप लोगों को लिक्विड वेबसाइट वगैरह बताया हुआ है वो थोड़ी सी पुरानी एग्जाम्पल है। बूटस्ट्रैप अभी लेटेस्ट मार्केट के अंदर चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और अपग्रेड है बिल्कुल, तो इस वजह से हम बूटस्ट्रैप देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से ही। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं पॉसिबल लेआउट्स 960 पिक्सल विद 12 कॉलम ग्रिड, मतलब आप लोगों को ग्रिड समझाई जा रही है यहाँ पे कि टोटल रेजोल्यूशन जो टोटल आपकी स्क्रीन का साइज होता है वो 940 पिक्सल्स होता है। फिर उसके बाद 460 अगर आप रखते हो तो 460 के आप 2 बॉक्सेस बना सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको 3 बॉक्सेस चाहिए तो 300 पिक्सल्स के 3 बॉक्सेस बना सकते हो। आपको 4 चाहिए तो आप 220 यूज़ कर सकते हो, आपको 6 चाहिए तो आप 140 पिक्सल्स यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझाई जा रही हैं बुक के अंदर, ये थोड़ा सा समझ लेना ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी यहाँ पे मल्टीपल साइजेस आपके पास आ रहे हैं, अगर आपको इस स्टाइल के अंदर चाहिए तो आप 300 पिक्सल्स और 620 पिक्सल्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सिंपल ही है, अगर आप यहाँ पे आके देखो
तो 940 को अगर आप डिवाइड कर दो 2 से तो आपके पास 460 आंसर आ रहा होगा। इसी तरीके से 940 को अगर आप डिवाइड कर दो 3 से तो आपके पास 300 आंसर आ रहा होगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड इस तरीके से नहीं किया गया है, मल्टीपल बॉक्सेस दी में। अब जैसे कि आपको 140 अगर आप प्लस करो तो आपके पास एक जो आंसर आएगा वो आएगा 220। तो 220 आपके पास ये वाला साइज आ गया, 140 आपके पास ये वाले साइजेस आ गए। तो घबराना नहीं इस चीज़ से कि मैथ नहीं पढ़ा रहा मैं यहाँ पे, मुझे मेरी खुद की मैथ भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यूजिंग दी 960 GS गेट, ये सारी गेट आप लोगों को समझाई जा रही हैं। तो ये वाली गेट आप कर सकते हो विद वगैरह सारी चीज़ें सेट करके। बाकी हम इसको डिटेल्स में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप से, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल के अंदर कंटेनर 12 कंटेनर, ठीक है। ये बहुत पुरानी कोई वेबसाइट है जिसमें मतलब जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, बूटस्ट्रैप तो काफ़ी अपडेट है, तो ये बूटस्ट्रैप से देखेंगे। इस एग्जाम्पल को भी आप छोड़ दो, घर से भी नहीं देखना। मल्टीपल स्टाइल शीट्स, अच्छा तो अब बारी आ गई है मल्टीपल स्टाइल शीट्स की। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी CSS अप्लाई करी है वो CSS हम लोगों ने सिर्फ एक ही CSS अप्लाई, मतलब जितनी भी क्या मतलब हमने एक ही CSS अप्लाई करी। CSS की टाइप्स 3 होती हैं, स्टैंडर्ड इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। लेकिन CSS जो एक्सटर्नल CSS है वो हमने एक ही अप्लाई करी है। हम एक साथ 2-3 CSS भी बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हम अपनी CSS के ऊपर जाके ये लिंक कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, मैं यहाँ पे आया, मेरे पास अभी एक CSS बनी हुई है, मैं यहाँ पे एक और फाइल बना देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ index.css, सही है। अब मेरे पास 2 CSS हो गई हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं index.html के अंदर अपना सिर्फ style.css का ही लिंक रखूँ। इसके अलावा मेरे पास जो index.css है उसके अंदर अगर मैं वर्किंग करूँ मेरे पास index.html के अंदर अप्लाई हो, लेकिन लिंक यहाँ ना हो, तो उसका लिंक हम अप्लाई करेंगे style.css के अंदर। मैंने सिंपल यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट किया, @import URL के अंदर हम अप्लाई कर देंगे अपना index.css का नाम। आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे मैंने सिर्फ इंडेक्स लिखा है, तो इसने बता दिया 2 फाइल्स हैं, अगर आपको लिंक करानी है तो मैंने index.css को लिंक करा दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो नहीं होगा क्योंकि नुकसान भी नहीं होगा। तो खैर इसका काम क्या है, मैंने अगर यहाँ पे h1 लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने लिख दिया ELI, Ctrl+S, मैं index.css के ऊपर गया। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने h1 को टारगेट किया, कर्ली ब्रैकेट्स, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया इंडिगो, और Ctrl+S करके जैसे ही मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा बैकग्राउंड कलर। हालांकि मैंने कौन सी CSS पे अप्लाई किया था? index.css के ऊपर। अब style.css के ऊपर मैं एक काम और कर लेता हूं, मैंने यहाँ पे दोबारा h1 को टारगेट किया और इसको कलर दे दिया वाइट थोड़ा सा है तो मेरे पास दोनों CSS वर्क कर रही हैं, सही है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल CSS और ज़्यादा भी लगा सकते हो, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, जितनी आप लगाना चाहो अनलिमिटेड आप CSS लगा सकते हो। और काफ़ी जगह ज़रूरत पड़ती भी है कि हम अलग अलग CSS अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। बाकी CSS का लिंक मैंने यहाँ दिया था, आप डायरेक्ट भी दे सकते हो लिंक, मैंने यहाँ से हटाया, Ctrl+S कर रहा हूँ। अब जाके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोगों को सिर्फ ELI हल्का फुल्का नज़र आ रहा होगा। तो मैं लिंक अगर डायरेक्ट index.html के ऊपर ही दे दूं, जैसे कि मैंने पहले लिंक दिया हुआ था style.css का, इसी तरीके से मैंने एक और लिंक का टैग बनाया और यहाँ पे मैंने दे दिया index.css का लिंक, Ctrl+S, तो ये भी आपके पास सेम उसी तरीके से वर्किंग कर रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या आ रहा है हमारे पास। मल्टीपल स्टाइल शीट लिंक्स हम लोगों ने देख लिया, और हम लोगों ने CSS से कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। एग्जाम्पल में लेआउट्स हम लोगों ने देख लिया है, और कुछ एग्जाम्पल लेआउट यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप खुद घर से देख लेना और चेक करना लाजमी। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ज़्यादा ही दी हुई है लेआउट की, तो लेआउट हम बूटस्ट्रैप से ही देखेंगे क्लास के अंदर ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, आप नहीं देखना घर से भी, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 16 हमारे पास आ रहा है जिसके अंदर आ रही है इमेजेस, कंट्रोलिंग साइज ऑफ इमेज इन CSS, अलाइनिंग इमेजेस इन CSS, एडिंग बैकग्राउंड इमेजेस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं
ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। कैसे इमेज का साइज कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ और हाइट देके अलाइन कैसे कर सकते हैं, उसको एडिंग बैकग्राउंड इमेज कैसे बना सकते हैं, तो ये टोटल चीज़ें हम देख चुके हैं। इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम नहीं रीड करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप, और आई थिंक मैं अपना कैमरा ऑन करके सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल्स में तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सारी जितने भी अब हमारी CSS बची है वो सारी CSS अब हम लोग कवर करेंगे बूटस्ट्रैप के ज़रिए। मतलब कि रिस्पॉन्सिव करना आप लोगों को आ गया है, आप लोगों को टेबल्स वगैरह सारी चीज़ें सर आरिफ ने सिखा दी थी लास्ट क्लास के अंदर। आप लोगों को इमेजेस किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब जितना भी वर्क बचा है ना HTML CSS का, वो आप लोगों का अपना बचा है। मतलब कि अब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करो घर पे आपके पास PC नहीं है आप बुक रीड करो। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, आप बुक रीड करोगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि यार ये चीज़ सर हमाद या सर आरिफ ने पढ़ाई थी लेकिन ये याद नहीं आ रही है। तो आप अगले दिन आके खुद से सवाल करोगे कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गाइड कर दें। तो ये सारी चीज़ें आप देखा करो खुद से भी घर पे। और इस संडे आप लोगों को बूटस्ट्रैप स्टार्ट करवा दिया जाएगा। बूटस्ट्रैप की क्लास आई होप के एक दिन की होगी, एक दिन के अंदर आप लोग बूटस्ट्रैप सीख जाओगे और बूटस्ट्रैप के बाद आप लोग खुद से अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम सब अर्निंग के ऊपर आने वाले हैं। एक ग्रुप बनने वाला है जिसके लिए मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है संडे। और बूटस्ट्रैप के बाद जितने भी आप लोगों के मुश्किलात आ रही होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर संडे को, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।